तो अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं जी प्रॉपर्टीज़, जिसका मैं आपको बता चुकी कि पहली प्रॉपर्टी थी कि वो किसी भी गैस को आयनाइज नहीं कर सकते, और जब भी मतलब न्यूट्रॉन टूटेंगे तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और किसमें मतलब न्यूट्रिनो के अंदर जो है वो जाएंगे। और इसके अलावा वो वाटर, पैराफिन, सेलुलोज में से गुजरेंगे तो उनमें से हाई स्पीड प्रोटॉन्स को निकालेंगे। मैंने पहली बताई कि गैस को आयनाइज नहीं कर सकते, दूसरी बताई कि वो जब भी मतलब जो है टूटेंगे तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो क्रिएट करेंगे, और पैराफिन, वाटर एंड सेलुलोज में से गुजरेंगे तो उसमें से हाई स्पीड प्रोटॉन्स को निकालेंगे। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ऐसे न्यूट्रॉन्स जो कि ट्रैवल करेंगे 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, उन्हें हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। और अगर ऐसे न्यूट्रॉन्स जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी से मूव करेंगे, ट्रैवल करेंगे, उन्हें हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव इन फ्यूजन रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी के अंदर फ्यूजन और फ्यूजन हो रहा होता है, फ्यूजन होता है छोटी छोटी चीज़ों का मिलके बड़ा बड़ा मतलब बड़ी चीज़ें बनाना, फ्यूजन होती है बड़ी चीज़ों का टूट के छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होना। तो स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये शॉर्ट में आ सकता है बेटा, ये अलग से शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट आर द स्लो न्यूट्रॉन्स, व्हाट आर द फास्ट न्यूट्रॉन्स? तो फास्ट न्यूट्रॉन्स वो होंगे जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से मूव करेंगे, जबकि जो इससे कम में करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे? स्लो होंगे। और स्लो कहाँ पे काम आते हैं? फ्यूजन के अंदर। अच्छा जी, तो पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या थी कि वो कभी भी गैस को आयोनाइज नहीं करते, चार्ज क्रिएट नहीं करते, डिके करेंगे, प्रोटॉन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, न्यूट्रिनो में जाएंगे, और जब भी वाटर या पैराफिन के अंदर से जाएंगे तो हाई एनर्जी प्रोटॉन क्रिएट करेंगे। फिर हमने बात की फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की, तो मैंने कहा कि अगर वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से जो है वो मूव करेंगे देन इट विल बी द फास्ट न्यूट्रॉन, एंड अगर उससे कम से करेंगे इट विल बी द स्लो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इट मीन कि वो धंस जाते हैं। अच्छा जी, अब वो कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज अ प्रोजेक्टाइल जो है वो भी यूज़ होते हैं। मतलब यही जो रिएक्शंस वो रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं एटॉमिक वाले, सारा उसके अंदर। फॉर एग्जांपल किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर न्यूट्रॉन के अंदर हम नाइट्रोजन आपस में इनका रिएक्शन करवाएं, अब ये देखें 14 नाइट्रोजन के, न्यूट्रॉन के एक 15, अब जो भी चीज़ें बनेंगी उनके भी 15 होने चाहिए पूरे। तो क्या निकलेगा? बोरान 11 इसके, और साथ निकल रहा है हीलियम 4 इसका। ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने थे? 7, 5 इसके, 2 इसके। तो वो कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी थी ये थी कि जब वो केमिकल उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में एज अ प्रोजेक्टाइल कैसे होते हैं कि जब न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए जाते हैं तो दो चीज़ें बनती हैं, बोरॉन एंड हीलियम। अब वो कहता है कि जनाब स्लो मूविंग जो हमारे पास जहाँ पे जो हमने यहाँ पे बात की थी कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कॉपर मेटल के साथ। ये देखिए, ये समझिए हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन। ये क्या है? कॉपर मेटल। अब आपको याद करना पड़ेगा कॉपर का अटामिक जो मैस होता है दैट इज़ द 65, एंड उसका जो अटामिक नंबर है 29, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब कॉपर मेटल से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे, दे विल प्रोड्यूस द गैमा रेडिएशंस। तो 65 इसके थे, 1 इसका था, अब 66 वाली कोई चीज़ बननी चाहिए। तो कॉपर बन गया, कॉपर 66 बन गया, और 29, और ये गैमा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज, कोई मैस नहीं होता। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होगी, हम कॉपर 66, 29 को दोबारा से बम्बार करवाएंगे, दोबारा से इसकी ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो मेरे पास प्रोड्यूस होगा जिंक, सॉरी इसको मैं लिखना भूल गई, जिंक जिसका अटामिक मैस 66 होगा। और ये देखिए, अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम तो कह रही थी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ 29 है, यहाँ 30 आ गया। ये कैसे हुआ? तो 29 जनाब, अगर 30 इसका अटामिक नंबर होता है, मैं अब ये तो नहीं कह सकती मैं अपनी मर्जी से लिख लूँ, नहीं, क्योंकि इसका अटामिक नंबर 30। तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1 होता है, 30 में से एक गए 29, तो ये पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये, अब ये और ये दोबारा समझा देती हूँ। मैंने पहले कहा कि ये न्यूक्लियर
रिएक्शंस के अंदर एज अ प्रोजेक्टाइल कैसे होते हैं कि जब नाइट्रोजन के अंदर हम न्यूट्रॉन को इजेक्ट मतलब रिएक्शन करवाते हैं तो मेरे पास बोरान बनता है एंड देन हीलियम बनता है। ये तो सिंपल सा हो गया। फिर मैंने कहा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को जब आप कॉपर के साथ स्ट्राइक करवाएंगे तो मेरे पास बनेगा कॉपर एंड गैमा रेडिएशंस। फिर दोबारा कॉपर से क्या प्रोड्यूस होंगे, जिंक एंड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बेटा ये किस में यूज होते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इस लेक्चर के बाद मेक श्योर जिस तरह क्लास में आपको याद होता है, मेरे लेक्चर के फ़ौरन बाद मुझे प्लीज़ आप लोगों ने मेरे अपने अलग ग्रुप में बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल इंशाल्लाह ताला जो है वो क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। इसके अलावा जो है अब जो नंबर 3 चीज़ आती है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकता है। अगर तो ये लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन बेटा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, टॉपिक का नाम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप रदरफोर्ड के बारे में लिखेंगे। फिर रदरफोर्ड कहता था कि नहीं जी इसमें तो सिर्फ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि नहीं साइंटिस्ट आया था एक चैडविक और उसने इस डेट को सारा कुछ कर लिया। फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे। सबसे पहले इसकी ये वाली डायग्राम जो मैंने सबसे पहले समझाई है वो बनाओगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट लिखोगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये जो मैंने आपको 2 इक्वेशंस लिखवाई। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ लिखोगे और एंड पे रिजल्ट लिखोगे। इनमें से शॉर्ट क्या आ सकता है, ये स्केच डायग्राम आ सकती है। इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था और इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो कब मिला था, ये आ सकता है एमसीक्यूज में। इसके अलावा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कौन से होते हैं, और कॉपर जब इजेक्ट करती है न्यूट्रॉन्स के साथ हमारे पास क्या बनता है। दैट्स इट। होप सो यू हैव क्लियर ऑल योर कंसेप्ट्स। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो इससे ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट्स जो है वो होंगी लेक्चर्स की, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ टेल मी। अल्लाह हाफिज़।